हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा है सभी खुश एवं स्वस्थ होंगे। आज हम कक्षा 9वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक कृतिका भाग 1 में से पाठ 1 इस जल प्रलय में पढ़ेंगे। इस पाठ के लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु। तो आइए अब पढ़ते हैं पाठ इस जल प्रलय में। मेरा गांव ऐसे इलाके में है जहां हर साल पश्चिम, पूरब और दक्षिण की कोसी, पनार, महानंदा और गंगा की बाढ़ से पीड़ित प्राणियों के समूह आकर पनाह लेते हैं। पनाह का अर्थ है शरण लेना। सावन भादों में ट्रेन की खिड़कियों से विशाल और सपाट धरती पर गाय, बैल, भैंस, बकरों के हजारों झुंड मुंड देखकर ही लोग बाढ़ की विभीषिका का अंदाजा लगाते हैं। सपाट परती का अर्थ होता है खाली जमीन जिसके ऊपर कोई खेतीबाड़ी ना की गई हो, और विभीषिका का अर्थ है बहुत ज़्यादा भयंकर। तो लेखक बताते हैं कि उनका इलाका जो गांव है ऐसे इलाके में है जहां पर हर साल कई नदियों की वजह से बाढ़ आती है। तो जो सावन भादों का जब मौसम होता है तब ट्रेन की खिड़कियों से हम देख सकते हैं कि कैसे जो बिना बोई हुई ज़मीन होती है उसके ऊपर कैसे गाय, भैंस, बकरियों के झुंड है वो वहाँ पर लोग शरण लेते हैं, क्योंकि उनके जो खेत होते हैं, उनके घर होते हैं, वो बाढ़ से डूब चुके होते हैं। प्रत्येक क्षेत्र में जन्म लेने के कारण अपने गांव के अधिकांश लोगों की तरह मैं भी तैरना नहीं जानता, किंतु 10 वर्ष की उम्र से पिछले साल तक बॉय स्काउट, स्वयंसेवक, राजनीतिक कार्यकर्ता अथवा रिलीफ वर्कर की हैसियत से बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में काम करता रहा हूं। और लिखने की बात, हाई स्कूल में बाढ़ पर लेख लिखकर प्रथम पुरस्कार पाने से लेकर धर्मयुग में कथा दशक के अंतर्गत बाढ़ की पुरानी कहानी को नए पाठ के साथ प्रस्तुत कर चुका हूँ। जय गंगा 1947, डायन कोसी 1948, हड्डियों का पुल 1948 आदि छुटपुट रिपोर्टाज के अलावा मेरे कई उपन्यासों में बाढ़ की विनाश लीलाओं के अनेक चित्र अंकित हुए हैं। यहाँ पर लेखक अपनी पुस्तकों के बारे में बता रहा है कि इन पुस्तकों में उन्होंने बाढ़ की जो भयंकरता है उसका वर्णन किया है, किस तरह से उन्हें तैरना नहीं आता था लेकिन एक स्काउट, एक बाढ़ रिलीफ वर्कर के तौर पे उन्होंने इन चीज़ों को सीखा था। किंतु गांव में रहते हुए बाढ़ से गिरने, बहने, फंसने और भोगने का अनुभव कभी नहीं हुआ। यह तो पटना शहर में सन 1967 में हुआ, जब 18 घंटे की अविराम वृष्टि के कारण पुनपुन का पानी राजेंद्र नगर, कंकड़बाग तथा अन्य निचले हिस्सों में घुस आया था। अर्थात बाढ़ को मैंने भोगा है शहरी आदमी की हैसियत से। अब लेखक बताते हैं कि गांव में रहते उन्होंने कभी बाढ़ नहीं देखी, लेकिन जब वो पटना में रह रहे थे तो तब उन्होंने पुनपुन नदी का पानी है वो उनके इलाके में घुस गया था, तब उन्होंने एक शहरी आदमी की हैसियत से बाढ़ को देखा है। इसलिए इस बार जब बाढ़ का पानी प्रवेश करने लगा, पटना का पश्चिमी इलाका छाती भर पानी में डूब गया, तो हम घर में ईंधन, आलू, मोमबत्ती, दिया सलाई, पीने का पानी और कंपोज की गोलियां जमाकर बैठ गए और प्रतीक्षा करने लगे। अब बाढ़ के आने से पहले उन लोगों ने तैयारी करके रख ली, जो जो ज़रूरी चीज़ें थी वो उन्होंने रख ली, जैसे कि ईंधन, आलू, मोमबत्ती, दिया सलाई, पीने का पानी और कंपोज की गोलियां। सुबह सुना राजभवन और मुख्यमंत्री निवास प्लावित हो गए हैं। प्लावित का अर्थ है जिनके ऊपर जो पानी है वो जहाँ तक पहुँच गया है, जिनके ऊपर पानी चढ़ चुका है। दोपहर में सूचना मिली गोलघर जल से घिर गया है। यूँ सूचना बांग्ला में इस वाक्य से मिली थी, जानो गोलघर डूबे गेछे। और शाम 5 बजे जब कॉफ़ी हाउस जाने के लिए तथा शहर का हाल मालूम करने निकला तो रिक्शे वाले ने हंसकर कहा, अब कहाँ जाइएगा, कॉफ़ी हाउस में तो अबले पानी आ गया होगा। अर्थात अब तक तो कॉफ़ी हाउस पानी से भर गया होगा। चलो पानी कैसे घुस गया है वही देखना है, कहकर हम रिक्शा पर बैठ गए। साथ में नई कविता के एक विशेषज्ञ व्याख्याता आचार्य कवि मित्र थे, जो मेरी अनवरत, अनर्गल, अनघड़ गद्य में स्वगतोक्ति में कभी बोर नहीं होते, धन्य है। अर्थात उनके साथ एक उनके मित्र भी थे जो उनकी जो जितनी भी कविताएं वो करते थे, जो बेडोल थी या टेढ़ी मेढ़ी थी, जैसी भी थी, उन्हें उनमें आनंद ही मिलता था, कभी वो उनकी कविताओं से बोर नहीं होते थे। ऐसे उनके मित्र उनके साथ भी रिक्शा में चढ़ गए। मोटर, स्कूटर, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, ट्रक, टमटम, साइकिल, रिक्शा पर और पैदल लोग पानी देखने जा रहे हैं। लोग पानी देखकर लौट रहे हैं। देखने वालों की आंखों में, जुबान पर एक ही जिज्ञासा,
पानी कहाँ तक आ गया है, देखकर लौटते हुए लोगों की बातचीत। फ्रेजर रोड पर आ गया है। आ गया क्या, पार कर गया। श्री कृष्णापुरी, पाटलिपुत्र कॉलोनी, बोरिंग रोड, इंडस्ट्रियल एरिया का कहीं पता नहीं। अब भट्टाचार्जी रोड पर पानी आ गया होगा। छाती भर पानी है। विमेंस कॉलेज के पास डुबाव पानी है। आ रहा है, आ गया, घुस गया, डूब गया, डूब गया, बह गया। इस तरह से लेखक बताता है कि जो लोग पानी देखने जा रहे थे या जो देख कर आए थे, उनके बीच में किस तरह से वो बातें कर रहे थे कि यहाँ तक पानी आ गया है, सब कुछ डूब गया है या आ रहा है। जब हम कॉफ़ी हाउस के पास पहुंचे, कॉफ़ी हाउस बंद कर दिया गया था। सड़क के एक किनारे पर एक मोटी रस्सी की शक्ल में गेरुआ झाग फेन में उलझा बड़ी तेजी से सरकता आ रहा था। मैंने कहा, आचार्य जी, आगे जाने की ज़रूरत नहीं, वो देखिए आ रहा है, मृत्यु का तरल देव। अब लेखक ने अपने जो मित्र थे उनसे कहा कि आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मृत्यु का तरल देव अर्थात तरल का अर्थ होता है लिक्विड फॉर्म में। जो अब पानी है वो लिक्विड होता है, तरल होता है। तो ऐसे लग रहा था कि मौत का एक तरल दूत सामने से आ रहा है। आतंक के मारे मेरे दोनों हाथ बरबस जुड़ गए और सभय प्रणाम निवेदन में मेरे मुंह से कुछ अस्फुट शब्द निकले। हाँ, मैं बहुत कायर और डरपोक हूँ। अस्फुट का अर्थ होता है जो स्पष्ट नहीं हो, साफ नहीं हो। अब लेखक कहता है कि उतने उस पानी की विभीषिका को देखकर उन्होंने हाथ जोड़ दिए और उनके मुंह से ऐसे कुछ शब्द निकले जो बिल्कुल स्पष्ट नहीं थे। लेखक खुद मानते हैं कि वो इस मामले में बहुत कायर है और डरपोक भी है। रिक्शा वाला बहादुर है, कहता है, चलिए न, थोड़ा और आगे। भीड़ का एक आदमी बोला, ए रिक्शा, करंट बहुत तेज है, आगे मत जाओ। अर्थात पानी का बहाव बहुत तेज है, आगे जाओगे तो तुम डूब जाओगे। मैंने रिक्शा वाले से अनुन्य भरे स्वर में कहा, लौटा ले भैया, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं। रिक्शा मोड़ कर हम अप्सरा सिनेमा शो तो बंद हो चुके थे, लेकिन सिनेमा हॉल के पास बगल से गांधी मैदान की ओर चले। पैलेस होटल और इंडियन एयरलाइंस दफ्तर के सामने पानी भर रहा था। पानी की तेज धारा पर लाल हरे नियन विज्ञापनों की परछाइयाँ सैकड़ों रंगीन सांपों की सृष्टि कर रही थी। अर्थात पानी के ऊपर जो विज्ञापनों की छाया पड़ रही थी, उससे पानी है वो ऐसे लग रहा था जैसे रंगीन सांप हो। गांधी मैदान की रेलिंग के सहारे हजारों लोग खड़े देख रहे थे। दशहरा के दिन रामलीला के राम के रथ की प्रतीक्षा में जितने लोग रहते हैं उससे कम नहीं थे। गांधी मैदान के आनंद उत्सव, सभा सम्मेलन और खेल कूद की सारी स्मृतियों पर धीरे धीरे एक गैरिक आवरण, गैरिक का अर्थ है गैरवे रंग का, भगवे रंग का आवरण आच्छादित हो रहा था। आच्छादित का मतलब उसके ऊपर छा रहा था, ढक रहा था। हरियाली पर शने शने पानी फिरते देखने का अनुभव सर्वथा नया था। अर्थात जो पार्क था, ग्राउंड था, उसकी जो हरियाली है उसके ऊपर धीरे धीरे पानी है वो उसके ऊपर भरता चला जा रहा था। इसी बीच एक अधेड़, मुस्टंड और गंवार जोर जोर से बोल उठा, ई है, जब दानापुर डूब रहा था तो पटनिया बाबू लोग उलट कर देखने भी नहीं गए, अब बूझो। अर्थात एक गांव का आदमी कह रहा था कि जब दानापुर डूब रहा था तब तो पटना के लोगों ने मुड़कर भी उन्हें नहीं देखा, अब क्या करेंगे, अब तो पटना ही डूब रहा है। मैंने अपने आचार्य कवि मित्र से कहा, पहचान लीजिए, यही है वह आम आदमी जिसकी खोज हर साहित्यिक गोष्ठियों में होती है। उसके वक्तव्य में दानापुर के बदले उत्तर बिहार अथवा कोई भी बाढ़ग्रस्त ग्रामीण क्षेत्र जोड़ दीजिए। अब लेखक को कोई भी घटना हो वहाँ से उन्हें अपने साहित्य के लिए कुछ न कुछ मिल ही जाता है, तो उस आदमी के रूप में भी उन्हें अपने साहित्य के लिए एक पात्र मिल गया है। शाम के 7:30 बज चुके और आकाशवाणी के पटना केंद्र से स्थानीय समाचार प्रसारित हो रहा था। पान की दुकानों के सामने खड़े लोग चुपचाप उत्कर्ण होकर सुन रहे थे। उत्कर्ण का मतलब है सुनने के लिए ललायत होना, उत्सुक होना। तो रेडियो पर जो समाचार आ रहा था, लोग सुनने के लिए बड़े उत्सुक थे। पानी हमारे स्टूडियो की सीढ़ियों तक पहुंच चुका है और किसी भी क्षण स्टूडियो में प्रवेश कर सकता है, ये रेडियो पर अनाउंसमेंट हो रही थी। समाचार दिल दहलाने वाला था। कलेजा धड़क उठा। मित्र के चेहरे पर भी आतंक की कई रेखाएं उभरी, किंतु हम तुरंत ही सहज हो गए, यानी चेहरे पर चेष्टा करके सहजता ले आए, क्योंकि हमारे चारों ओर कहीं कोई परेशान नजर नहीं आ रहा था। पानी देखकर लौटते हुए लोग आम दिनों की तरह हंस बोल रहे थे, बल्कि आज तनिक अधिक ही उत्साहित थे। हाँ, दुकानों में थोड़ी हड़बड़ी थी। नीचे के सामान ऊपर किए जा रहे थे। रिक्शा, टमटम, ट्रक और टेम्पो पर सामान लादे जा रहे थे। खरीद बिक्री बंद हो चुकी थी। पान वालों की बिक्री अचानक बढ़ गई थी। आसन संकट से कोई प्राणी आतंकित नहीं दिख रहा था। आसन का मतलब है जो बहुत नज़दीक आया हुआ संकट हो। अब लेखक बताते हैं कि
जो लोग हैं वो इतने ज़्यादा घबराए हुए नहीं लग रहे थे, बल्कि उत्साहित ही दिख रहे थे। कोई पानी देखने जा रहा था, कोई पानी देखकर वापस लौट रहा था। लेकिन दुकानों में हड़बड़ी थी। लोग जो दुकान का सामान है वो ऊपर के माले पर उसको रख रहे थे, या फिर ट्रकों में या टेम्पो में लाद के किसी सुरक्षित स्थान पर रख रहे थे। सारी दुकानें बंद थी, लेन देन बंद था, लेकिन पान वाले की दुकान खुली थी और उसकी बिक्री भी बढ़ रही थी। क्योंकि जो लोग वहाँ पर बाढ़ देखने के लिए आ रहे थे या बाढ़ देखकर जा रहे थे और वहाँ खड़े होकर उस चीज़ का जो नज़ारा ले रहे थे, वो लोग खड़े खड़े वहाँ पान खरीद कर खा भी रहे थे। इस तरह से पान वाले की तो बिक्री बढ़ गई थी, बाकी सारी दुकानें हैं वो बंद हो गई थी। पान वाले के आदमकद आईने में उतने लोगों के बीच हमारी ही सूरतें मुरहमी नज़र आ रही थी। मुरहमी का अर्थ होता है जो दुख से या शोक से भरी हुई हो। मुझे लगा अब हम यहाँ थोड़ी देर भी ठहरेंगे तो वहाँ खड़े लोग किसी भी क्षण ठठाकर हम पर हंस सकते हैं। ज़रा इन बुज़दिलों का हुलिया देखो, क्योंकि वहाँ ऐसी ही बातें चारों ओर से उछाली जा रही थी। एक बार डूब ही जाए धनुषकोटी की तरह पटना लापता ना हो जाए कहीं। धनुषकोटी है, एक जगह थी वहाँ पर पटना में, बिहार में, जो कि अब समाप्त हो चुकी है। तो लोग आपस में ऐसी बातें भी कर रहे थे कि जैसे धनुषकोटी है वो डूब गया, इसी तरह से एक बार पटना डूब ही जाए, सब पाप धुल जाएंगे। चलो गोल घर के मुंडे पर ताश की गड्डी लेकर बैठ जाएं। बिस्कोमान बिल्डिंग की छत पर क्यों नहीं भाई, यही माकूल मौका है। इनकम टैक्स वालों को इन ऐसी मौके पर काले कारोबारियों के घर पर छापा मारना चाहिए। आसामी बामाल। अब लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे कि इस समय इनकम टैक्स वालों को छापा मारना चाहिए, जो काला धन जिन लोगों ने छुपा कर रखा है वो अब निकल आएगा। कोई ताश खेलने की बात कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। राजेंद्र नगर चौराहे पर मैगजीन कॉर्नर की आखिरी सीढ़ियों पर पत्र पत्रिकाएं पूर्ववत बिछी हुई थी। सोचा एक सप्ताह की खुराक एक ही साथ ले लूं। क्या क्या ले लूं? हेडली चेज या एक ही सप्ताह में फ्रेंच जर्मन सिखा देने वाली किताबें अथवा योग सिखाने वाली कोई सचित्र किताब। मुझे इस तरह किताबों को उलटते पुलटते देखकर दुकान का नौजवान मालिक कृष्णा पता नहीं क्यों मुस्कुराने लगा। किताबों को छोड़ कई हिंदी, बांग्ला और अंग्रेजी सिने पत्रिकाएं लेकर लौटा। मित्र से विदा होते हुए कहा, पता नहीं कल हम कितने पानी में रहें। बहरहाल जो कम पानी में रहेगा वह ज़्यादा पानी में फंसे मित्र की सुधि लेगा। इस तरह से लेखक ने एक पत्र पत्रिकाओं की दुकान से कई पुस्तकें भी खरीद ली कि एक हफ्ते तक यदि पानी नहीं उतरा तो वह पढ़ने के लिए उसके पास मैगजीन्स होनी चाहिए। फिर दोनों मित्रों ने एक दूसरे से विदा ले ली, यह कहते हुए कि तो जो कम पानी में फंसा होगा वो ज़्यादा पानी में फंसे हुए मित्र की सुध जरूर लेगा। फ्लैट में पहुंचा ही था कि जनसंपर्क की गाड़ी भी लाउडस्पीकर से घोषणा करती हुई राजेंद्र नगर पहुंच चुकी थी। हमारे गोलंबर के पास कोई भी आवाज़ चारों बड़े ब्लॉकों की इमारतों को टकरा कर मंडराती हुई चार बार प्रतिध्वनित होती है। सिनेमा अथवा लॉटरी की प्रचार गाड़ी यहाँ पहुँचते ही भाइयों पुकार कर एक क्षण के लिए चुप हो जाती है। पुकार मंडराती हुई प्रतिध्वनित होती है, भाइयों भाइयों भाइयों। एक अलमस्त जवान रिक्शा चालक है जो अक्सर रात के सन्नाटे में सवारी पहुंचाकर लौटते समय इस गोलंबर के पास अलाप उठता है, सुन मेरे बंधु ए रे ए न सुन मोरे मितवा वाह वाह वाह। इस तरह से लेखक कहता है कि उनका जो घर है, जो बिल्डिंग है, वो उस बिल्डिंग से जो भी कोई आवाज़ आती है वो टकरा कर 3-4 बार प्रतिध्वनित होती है। तो जैसे ही जो जनसंपर्क विभाग की जो गाड़ी है वो उनके वहाँ पर आकर जैसे ही पुकारती है तो उनकी आवाज़ भी प्रतिध्वनित होती है। इसी प्रकार एक रिक्शा चालक है, वो भी वहाँ पर रात को जैसे गीत गाता है तो उसका स्वर भी प्रतिध्वनित होकर सुनाई पड़ता है। गोलंबर के पास जनसंपर्क की गाड़ी से ऐलान किया जाने लगा, भाइयों ऐसी संभावना है कि बाढ़ का पानी रात्रि के करीब 12 बजे तक लोहानीपुर, कंकड़बाग और राजेंद्र नगर में घुस जाए, अतः आप लोग सावधान हो जाए। प्रतिध्वनि सावधान हो जाए, सावधान हो जाए, इस तरह से प्रतिध्वनि भी सुनाई देती है। मैंने गृह स्वामिनी से पूछा, गैस का क्या हाल है? बस उसी का डर है, अब ख़त्म होने वाला है। असल में सिलेंडर में मीटर उटर की तरह कोई चीज़ नहीं होने से कुछ पता नहीं चलता, लेकिन अंदाज है कि 1 या 2 दिन। कोयला है, स्टोव है, मगर किरासिन एक ही बोतल। फिलहाल बहुत है। बाढ़ का भी यही हाल है, मीटर उटर की तरह कोई चीज़ नहीं होने से पता नहीं चलता कि कब आप धमके। मैंने कहा। सारे राजेंद्र नगर में सावधान सावधान ध्वनि कुछ देर गूंजती रही। ब्लॉक के नीचे की दुकानों से सामान हटाए जाने लगे। मैंने फ्लैट के नीचे के दुकानदार ने पता नहीं क्यों इतना कागज इकट्ठा कर रखा था, एक अलाव जलाकर सुलगा दिया। हमारा कमरा धुएं से भर गया। सारा शहर जगा हुआ है। पश्चिम की ओर कान लगाकर सुनने की चेष्टा करता हूँ। हाँ,
पीर मोहानी या सालिमपुरा अहरा अथवा जनक किशोर नवल किशोर रोड की ओर से कुछ हलचल की आवाज़ आ रही है। लगता है 1-1:30 बजे तक पानी राजेंद्र नगर पहुँचेगा। अब जो जनसंपर्क विभाग की गाड़ी है उसने अनाउंस कर दिया कि रात को 12 बजे तक इनके इलाके में पानी आ सकता है। तो अब कोई भी सो नहीं रहा है, सारे जाग रहे हैं और बार बार सुनने का प्रयास कर रहे हैं कि पानी कहाँ तक आ गया। लेखक अंदाज़ा लगाते हैं कि 1-1:30 बजे तक पानी है वो उनके राजेंद्र नगर में पहुँच जाएगा। सोने की कोशिश करता हूँ लेकिन नींद आएगी भी नहीं। कंपोज की टिकिया अभी नहीं। कुछ लिखूँ किंतु क्या लिखूँ? कविता, शीर्षक बाढ़, आकुल प्रतीक्षा, धत। नींद नहीं, स्मृतियाँ आने लगी एक एक कर, चलचित्र के बेतरतीब दृश्यों की तरह। अब लेखक सोने की कोशिश करता है लेकिन उन्हें नींद नहीं आती। वो सोचते हैं कुछ लिख लूँ, लेकिन फिर उस विचार को भी छोड़ देते हैं। फिर उन्हें नींद तो नहीं आती लेकिन कई पीछे की बातें हैं वो उनको एक एक करके याद आने लग जाती है। 1947 मनिहारी, तब पूर्णिया अब कटिहार जिला के इलाके में गुरुजी स्वर्गीय सतीनाथ भादुड़ी के साथ गंगा मैया की बाढ़ से पीड़ित क्षेत्र में हम नाव पर जा रहे थे। चारों ओर पानी ही पानी। दूर एक द्वीप जैसा बालूचर दिखाई पड़ा। हमने कहा वहाँ चलकर जरा चहलकदमी करके टांगी सीधी कर ले। भादुड़ी जी कहते हैं किंतु सावधान, ऐसी जगहों पर कदम रखने के पहले यह मत भूलना कि तुमसे पहले ही वहाँ हर तरह के प्राणी शरणार्थी के रूप में मौजूद मिलेंगे और सचमुच चींटी चिंटे से लेकर सांप, बिच्छू और लोमड़ी सियार तक यहाँ पनाह ले रहे थे। भादुड़ी जी की हिदायत थी, हर नाव पर पकाही घाव, पानी में पैर की उंगलियां सड़ जाती है, तलवों में भी घाव हो जाते हैं, उसे पकाही घाव बोलते हैं। तो उस पकाही घाव की दवा दियासलाई की डिबिया और किरासिन तेल रहना चाहिए। और सचमुच हम जहाँ जाते खाने पीने की चीज़ से पहले पकाही घाव की दवाई और दियासलाई की मांग होती। अब लेखक 1947 की उन घटनाओं को याद कर रहा है जब वो बाढ़ पीड़ित लोगों की सहायता के लिए अपने गुरुजी के साथ गया था। तो किस तरह से लोग बाढ़ में फंसे रहते हैं, किस तरह से उन्हें खाने पीने की चीज़ों के साथ साथ जो पकाही घाव है उसके घाव को भरने के लिए दवाई और दियासलाई वगैरह की ज़रूरत होती है। तो इन बातों का यहाँ पर उन्होंने वर्णन किया है। 1949 उस बार महानंदा की बाढ़ से घिरे वापसी थाना के एक गांव में हम पहुंचे। हमारी नाव पर रिलीफ के डॉक्टर साहब थे। गांव के कई बीमारों को नाव पर चढ़ाकर कैंप में ले जाना था। एक बीमार नौजवान के साथ उसका कुत्ता भी कुई कुई करता हुआ नाव पर चढ़ आया। डॉक्टर साहब कुत्ते को देखकर भीषण भयभीत हो गए और चिल्लाने लगे, अरे कुकुर नहीं, कुकुर नहीं, कुकुर को भगाओ। बीमार नौजवान छप से पानी में उतर गया। हमार कुकुर नहीं जाएगा तो हमहू नहीं जाएगा। फिर कुत्ता भी छपाक पानी में गिरा। हमारा आदमी नहीं जाएगा तो हमहू नहीं जाएगा। परमान नदी की बाढ़ में डूबे हुए एक मुसहरों की बस्ती में हम राहत बांटने गए। अब लेखक एक बात को याद करते हैं कि किस तरह से एक 1949 की बात है, वापसी थाना के एक गांव था जहां पर वो एक रिलीफ के लिए नाव लेकर गए थे। तो उनके साथ एक डॉक्टर भी थे जो बीमार का इलाज कर रहे थे। तो वहां पर एक नौजवान बीमार था। वो जब नाव में बैठा तो उसके पीछे पीछे उसका कुत्ता भी बैठ गया, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि कुत्ता इस नाव में नहीं बैठ सकता, ये सिर्फ इंसानों के लिए है। तब वो नौजवान उतर गया और कहा कि मैं तभी जाऊंगा जब मेरा कुत्ता जाएगा। कुत्ता नहीं जा सकता तो मैं भी नहीं जाऊंगा। और उसके उतरते ही कुत्ता भी उतर गया, एक तरह से जैसे वो कह रहा हो कि मेरा मालिक नहीं जाएगा तो मैं भी नहीं जाऊंगा। इस तरह से उस व्यक्ति का अपने कुत्ते के प्रति एक प्रेम भाव का पता चलता है और कुत्ते का भी अपने स्वामी के लिए स्वामी भक्ति का पता चलता है। परमान नदी की बाढ़ में डूबे हुए एक मुसहरों की बस्ती में हम राहत सामग्री बांटने गए। खबर मिली थी कि वे कई दिनों से मछली और चूहों को झुलसा कर खा रहे हैं, किसी तरह जी रहे हैं। किंतु टोले के पास जब हम पहुंचे तो ढोलक और मंजीरा की आवाज़ सुनाई पड़ी। जाकर देखा एक ऊंची जगह मचान बनाकर स्टेज की तरह बनाया गया है। बलवाही नाच हो रहा था। बलवाही क्या होता है? एक तरह का लोक नृत्य होता है। वो लोग उस समय बाढ़ की उस विभीषिका में भी अपने लिए एक ऊंचे स्थान पर मचान बनाकर उसको एक स्टेज की तरह बनाकर उसके ऊपर वो बलवाही नृत्य कर रहे थे। लाल साड़ी पहनकर काला कलूटा नटुआ दुल्हन का हाव भाव दिखला रहा था और एक काला कलूटा आदमी था जो कि एक लाल साड़ी पहनकर वहाँ पर एक दुल्हन की तरह नाच गाकर सबका मनोरंजन कर रहा था। यानी वह धानी है। धरनी घर छोड़कर मायके भागी जा रही है और उसका घर वाला पुरुष उसको मनाकर राह से लौटाने गया है। इस तरह से वो एक नाटक कर रहे हैं कि जो दुल्हन है वो अपने पति से नाराज़ है और वो उसको छोड़कर अपने मायके जा रही है और उसका जो पति है वो उसे मना रहा है और वापस घर लौटने के लिए कह रहा है। इस पद के साथ ही ढोलक का दुत्र ताल बजने लगा।
धागिड़ गिड़ धागिड़ गिड़ चक्कई चक धूम चक्कई चक धूम चक धूम। इस तरह से ढोलक की आवाज़ के साथ वो इस नाटक को कर रहे थे। कीचड़ पानी में लथपथ भूखे प्यासे नर नारियों के झुंड में मुक्त खिलखिलाहट लहरें लेने लगती है। हम रिलीफ बांटकर भी ऐसी हंसी उन्हें दे सकेंगे क्या? शास्त्री जी आप कहाँ हैं? बलवाही नाच की बात उठते ही मुझे अपने परम मित्र भोला शास्त्री की याद हमेशा क्यों आ जाती है। यह एक बार 1937 में सिमरवनी शंकरपुरा में बाढ़ के समय नाव को लेकर लड़ाई हो गई थी। मैं उस समय बालचर मतलब बॉय स्काउट था। गांव के लोग नाव के अभाव में केले के पौधे का भेला बनाकर किसी तरह काम चला रहे थे और वहीं जमींदार के लड़के नाव पर हारमोनियम तबला के साथ झिंझिर यानी जल विहार करने निकले थे। गांव के नौजवानों ने मिलकर उनकी नाव छीन ली थी। थोड़ी मारपीट भी हुई थी। इस तरह से लेखक एक पुरानी घटना को याद करता है कि किस प्रकार लोगों की जान पर बनी थी और जमींदार के जो लड़के हैं वो एक जल विहार करने के लिए जल विहार पिकनिक करने के लिए निकले हुए थे। तो गांव के लोगों ने उनकी नाव को छीन लिया था और उनके साथ मारपीट भी की थी। और 1967 में जब पुनपुन का पानी राजेंद्र नगर में घुस आया था, एक नाव पर कुछ सजे धजे युवक और युवतियों की टोली किसी फिल्म में देखे हुए कश्मीर का आनंद घर बैठे लेने के लिए निकली थी। नाव पर स्टोव जल रहा था, केतली पड़ी थी, बिस्किट के डब्बे खुले हुए थे। एक लड़की प्याली में चम्मच डालकर एक अनोखी अदा से नेस्कैफे के पाउडर को मथ रही थी, एस्प्रेसो बना रही थी शायद। दूसरी लड़की बहुत मनोयोग से कोई सचित्र और रंगीन पत्रिका पढ़ रही थी। एक युवक दोनों पाँवों को फैलाकर बांस की लग्गी से नाव खे रहा था। दूसरा युवक पत्रिका पढ़ने वाली लड़की के सामने अपने घुटने पर कोहनी टेक कर कोई मनमोहक डायलॉग बोल रहा था। पूरे वॉल्यूम में बजते हुए ट्रांजिस्टर पर गाना आ रहा था, हवा में उड़ता जाए मुरा लाल दुपट्टा मलमल का, हो जी। हमारे ब्लॉक के पास गोलघर में नाव पहुंची थी कि अचानक चारों ब्लॉकों की छतों पर खड़े लड़कों ने एक ही साथ किलकारियों सीटियों फप्तियों की वर्षा कर दी और इस गोलंबर में किसी भी आवाज़ की प्रतिध्वनि मंडरा कर गूंजती है। सो सब मिलाकर स्वयं की जो ध्वनि संयोजन हुआ उसे बड़े से बड़े गुणी संगीत निर्देशक बहुत कोशिश के बावजूद नहीं कर पाते। इस तरह से लेखक बताते हैं कि जब पुनपुन नदी का पानी राजेंद्र नगर में आया था, बाढ़ आई थी, तो कुछ युवतियाँ वहाँ भी पिकनिक मनाने के लिए एक नाव लेकर आ गए थे। किस तरह से वो लोग नाव में ही स्टोव रख कर वहाँ पर कॉफ़ी बना रहे थे, कुछ पत्रिकाएं पढ़ रहे थे, कुछ रोमांटिक डायलॉग बोल रहे थे। तो जैसे ही उनकी जो नाव है वो उनके गोलंबर इलाके में पहुंची तो वहाँ बहुत सारे नौजवान छतों पर चढ़े हुए थे। उन्होंने उनके देखकर सीटियां बजानी और फप्तियां कसनी शुरू कर दी थी। और क्योंकि वहाँ उनकी जो आवाज़ है उसकी प्रतिध्वनि भी सुनाई देती है, इसलिए वहाँ का माहौल ऐसा बन गया था कि बड़े से बड़ा कोई संगीत निर्देशक है वो भी ऐसी कोशिश करके ऐसा जो संगीत है वो नहीं बना सकता। उन फुहड़ युवकों की सारी बिजनम तुरंत छूमंतर होगी और युवतियों के रंगे लाल लाल होंठ और गाल काले पड़ गए। नाव पर अकेला ट्रांजिस्टर था जो पूरे दम के साथ मुखर था, नैया तोरी मझधार होशियार। तो इस वजह से जब लड़कों ने उनके ऊपर फप्तियाँ कसनी शुरू की तो उस नाव में बैठे युवतियों का वहाँ से निकलना मुश्किल हो गया। वो बुरी तरह से घबरा गए और अब ट्रांजिस्टर पर एक ही गाना बज रहा था, नैया तेरी मझधार होशियार, काहो राम श्रृंगार पनिया आ रहलो है, उहू ने आ रहलो है। 2:30 बज गए मगर पानी अब तक आया नहीं। लगता है कहीं अटक गया, अथवा जहाँ तक आना था आकर रुक गया, अथवा तटबंध पर लड़ते हुए इंजीनियरों की जीत हो गई शायद, या कोई दैवी चमत्कार हो गया। नहीं तो पानी कहीं भी जाएगा तो किधर से? रास्ता तो इधर से ही है। चारों ब्लॉकों के प्राय सभी फ्लैटों की रोशनी जल रही थी, बुझ रही थी, सभी जगे हुए थे। कुत्ते रह कर सामूहिक रुदन कर रहे थे और उन्हें राम सिंगार की मंडली डांट कर चुप करा देती। चुप। अब लेखक कह रहा है कि 2:30 बज गए थे लेकिन पानी आया नहीं था। कई तरह के अंदाजे लगाए जा रहे थे कि या तो हो सकता है कि पानी कहीं अटक गया हो, या जहाँ तक आना था वहीं आकर रुक गया हो, या यहाँ पर जो इंजीनियर है वो पानी को रोकने के लिए तटबंध बना रहे थे, बांध बना रहे थे, तो हो सकता है कि उससे पानी रुक गया हो। इस तरह से लोग अभी भी जग रहे थे, किसी के भी आंखों में नींद नहीं थी। मुझे अचानक अपने उस मित्र और स्वजनों की याद आई जो कल से ही पाटलिपुत्र कॉलोनी श्री कृष्णापुरी बोरिंग रोड के अथाह जल में गिरे हैं। जितेंद्र जी, विनीता जी, बाबू भैया, इंदिरा जी पता नहीं कैसे हैं, किस हाल में हैं वे। शाम को एक बार पड़ोस में जाकर टेलीफोन करने के लिए चोंगा उठाया। बहुत देर तक कई नंबर डायल करता रहा। उधर सन्नाटा था एकदम, कोई शब्द नहीं, टुंग फुंग कुछ भी नहीं।
अब लेखक अपने रिश्तेदारों के बारे में भी सोच रहे हैं जो पानी में घिरे हुए थे। उन्होंने टेलीफोन करके उनका हालचाल जानने की कोशिश भी की थी, लेकिन उनका फ़ोन लगा ही नहीं था। बिस्तर पर करवट लेते हुए फिर एक बार मन में हुआ कुछ लिखना चाहिए, लेकिन क्या लिखना चाहिए? कुछ भी लिखना संभव नहीं, और क्या ज़रूरी है कि कुछ लिखा ही जाए? नहीं, फिर स्मृतियों को जगाऊं तो अच्छा है। पिछले साल अगस्त में नरपतगंज थाना चक्करदाहा गांव के पास छाती पर पानी में खड़ी एक आसन प्रसवा हमारी ओर गाय की तरह टुकर टुकर देख रही थी। आसन प्रसव का मतलब है जिसका अभी भी प्रसव होने वाला था, जिसको अभी भी बच्चा होने वाला हो। ऐसी एक औरत थी जो कि उनकी तरफ एक गाय की तरह टुकुर टुकुर देख रही थी। नहीं, अब भूली बिसरी याद नहीं, बेहतर है आंखें मूंद कर सफ़ेद भेड़ों के झुंड देखने की चेष्टा करूं। उजले उजले सफ़ेद भेड़ों के झुंड, किंतु सभी उजले भेड़ अचानक काले हो गए। बार बार आंखें खोलता हूँ, मूंदता हूँ, काले को उजला करना चाहता हूँ। भेड़ों के झुंड भूरे हो जाते हैं। उजले भेड़ काले भूरे, किंतु उजले उजले गेहूं रंग के भेड़। अब लेखक अपनी कल्पना से ही और जो पुरानी बातें उनको याद करना चाहता है, वो लिखना नहीं चाहता, कुछ बातों को याद करना चाहता है। ओही देहाखो ऐसे गेछे जल झकझोर कर मुझे जगाया गया। घड़ी देखी, ठीक 5:30 बज रहे थे। सवेरा हो चुका था। आ रहलो है पनिया, पानी आ गेलो हो राम सिंगार, हो मोहन राम चन्नर, अरे हो। आंखें मलता हुआ उठा। पश्चिम की ओर थाना के सामने सड़क पर मोटी डोली की शक्ल में मुंह में झाग फेन लिए पानी आ रहा है, ठीक वैसा ही जैसा शाम को कॉफ़ी हाउस के पास देखा था। पानी के साथ साथ चलता हुआ, किलोल करता हुआ बच्चों का एक दल। उधर दक्षिण कोने पर दिनकर अतिथिशाला से और आगे बस्ती के पास बच्चे कूद क्यों रहे हैं? नहीं, बच्चे नहीं, पानी है। वहाँ मोड़ है, थोड़ा अवरोध है, इसलिए पानी उछल रहा है। पश्चिम उत्तर की ओर ब्लॉक नंबर 1 के पास पुलिस चौकी के पिछवाड़े में पानी का पहला रेला आया। ब्लॉक नंबर 4 के पीछे सेठ की दुकान के बाएं बाजू में लहरें नाचने लगी। अब सुबह के 5:30 बज रहे थे, तब लेखक के इलाके में पानी आ गया। लेखक उसी का वर्णन करते हुए कहता है कि किस तरह से झाग फेन लिए हुए पानी है वो आ रहा था। ऐसे लग रहा था कि बच्चों का झुंड है वो उछल रहा है, लेकिन वो बच्चों का झुंड नहीं था, बल्कि वो पानी का एक बहुत बड़ा रेला था। अब मैं दौड़ कर छत पर चला गया। चारों ओर शोर कोलाहल, कलरव, चीख पुकार और पानी का कलकलरव, लहरों का नर्तन। सामने फुटपाथ को पार कर अब पानी हमारे पिछवाड़े में सशक्त बहने लगा। गोलंबर के गोल पार्क के चारों ओर पानी नाच रहा है। आ गया, पानी बहुत तेजी से चढ़ रहा है। करंट कितना तेज है? सोन का पानी है? नहीं, गंगा का पानी है। आगे लो, सामने की दीवार की ईंटें जल्दी जल्दी डूबती जा रही है। बिजली के खंभे का काला हिस्सा डूब गया। ताड़ के पेड़ का तना क्रमशः डूब रहा है। अब सभी लोग अंदाज़ा लगा रहे हैं। कोई कहते हैं कि ये सोन नदी का पानी है, कोई कहते हैं गंगा नदी का पानी है, लेकिन जिसका भी पानी था, धीरे धीरे सब कुछ उसमें डूबता चला जा रहा था। अभी यदि मेरे पास मूवी कैमरा होता, अगर एक टेप रिकॉर्डर होता, बाढ़ तो बचपन से ही देखता आया हूँ, किंतु पानी का इस तरह आना कभी नहीं देखा। अच्छा हुआ जो रात में नहीं आया, नहीं तो भय के मारे न जाने मेरा क्या हाल होता। देखते ही देखते गोल पार्क डूब गया, हरियाली लोप होगी। अब हमारे चारों ओर पानी नाच रहा था। भूरे रंग के भेड़ों के झुंड, भेड़ दौड़ रहे हैं, भूरे भेड़। वह चाय वाले की झोंपड़ी चली गई। काश मेरे पास एक मूवी कैमरा होता, एक टेप रिकॉर्डर होता तो क्या होता। अच्छा है कुछ भी नहीं। कलम थी, वह भी चोरी चली गई। अच्छा है कुछ भी नहीं मेरे पास। अब लेखक कहता है कि पानी उनके इलाके में आ गया। लेखक ने बाढ़ तो कई बार देखी है, लेकिन इस तरह से पानी का आना उन्होंने पहली बार देखा था। इसलिए वो सोचते हैं कि यदि उनके पास कोई मूवी कैमरा होता या टेप रिकॉर्डर होता तो वो इस आवाज़ को और इस दृश्य को अपने कैमरे में कैद कर लेते। लेकिन फिर सोचते हैं कि चलो अच्छा ही है कि उनके पास मूवी कैमरा नहीं है, तो वो कुछ लिख लेंगे। लेकिन लिखने की बात पर भी वो सोचते हैं कि उनकी कलम तो उनके पास है ही नहीं, पता नहीं कहाँ गई। फिर वो सोचते हैं कि चलो अच्छा है कि उनके पास कुछ भी नहीं है, कम से कम वो लिखने में या कैमरे से रिकॉर्डिंग करने में नहीं उलझेंगे। वो इस दृश्य को अपनी आंखों में देखकर अपने हृदय में ही बसा लेना चाहते हैं। इसलिए वो कहते हैं कि अच्छा है कि उनके पास ना मूवी कैमरा है, ना टेप रिकॉर्डर है और ना ही कलम है, ताकि वो इस दृश्य को अपनी आंखों से देखकर अपने हृदय में संजो सके। तो प्यारे बच्चों, आपको यह पाठ इस जल प्रलय में अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।